हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कुछ लोगों के कमेंट मुझे आए थे, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने एसीएफ के कुछ वीडियोज़ बनाए थे, उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया और मैं आपको मंडी निरीक्षक के वीडियोज़ देने चालू कर दिया। उसका रीज़न ये था क्योंकि मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम 29 मार्च को था, तो मैं उसको फोकस करके वीडियो बना रहा था, लेकिन एग्ज़ाम अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन हो गया। और अब जब भी डेट आएगी तो मैंने ये सोचा कि पहले कंप्यूटर का वीडियो बना देते हैं ताकि एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं एसीएफ कंटिन्यू करूँगा। एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं एक कंप्लीट पैकेज पर्यावरण सब्जेक्ट का लाने वाला हूँ, और जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड किए थे वैसे ही मैं आपको एसीएफ का पर्यावरण सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। दूसरी एक और चीज़, मैं आपको दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपको 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। पहली चीज़ तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हों चाहे ना सब्सक्राइब किया हो चैनल, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखें। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप मतलब आपका टाइम पास यहाँ करने के लिए नहीं हूँ। हालांकि मैं इस यूट्यूब चैनल को अपना कोचिंग इस्टेब्लिश करने के लिए ही बनाया हूँ, बट उससे पहले आपको जो फ़ायदे हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो को अगर पूरा देखते हैं आखिरी तक तो उससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और यूट्यूब मेरे वीडियो को सजेस्ट करेगा दूसरे यूज़र को। उससे आपको ये फ़ायदा होगा। सेकंड फ़ायदा ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के। उससे आपको फ़ायदा ये है कि आप मेरे वीडियोज़ को देख के अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा कमेंट, कुछ नहीं तो एक थम्स अप भी कर दीजिएगा तो चलेगा। उससे भी मेरे वीडियो को यूट्यूब ऑटोमेटिकली दूसरे यूज़र को सजेस्ट करेगा, जिससे मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं आपको 2 वीडियो एक दिन में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्सन ज़रूर चेकआउट करिए। उसमें मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर के भी अकाउंट आपको मिल जाएंगे। ट्विटर में तो मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस वीडियो का सैम्पल वीडियो डालता हूँ। उसको एटलीस्ट अगर आप शेयर कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कई सारे फेसबुक ग्रुप से ब्लॉक किया गया ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना प्रमोशन करता था। अगर आप ऐसा काम करने लगेंगे तो आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एक यूट्यूबर नहीं हैं, केवल आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। कई सारे स्टडी चैनल जो थे आपके फेसबुक में, वो सारे ऐसे यूट्यूबर को ब्लॉक करते हैं जो कि उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए भविष्य में ख़तरा हो सकते हैं। और मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं कर रहा, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए ख़तरा हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगर स्टडी ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाता है तो आपका ये नुकसान हो सकता है आपको कि मैं आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो अगर आप मेरे को फॉलो कर लेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ वो आप देखिए, उसमें सैम्पल वीडियो रहता है और मैं फ्यूचर के कंटेंट्स जो भी बनाऊँगा उससे रिलेटेड जानकारी रहती है। तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आपको हिस्सा बनना है तो नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उसका एक कॉन्टैक्ट लिंक मैंने छोड़ा हुआ है, लिंक पे टैप करके आप मैसेज कीजिए अपने नाम और लोकेशन के साथ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 150 मेंबर के आसपास है, तो ग्रुप में ऐड होके आप स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठाइए, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, जैसे कि आपको पता है मिडिवल इंडिया जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम लोग लेक्चर चालू करेंगे, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। इसका जो नाम था उसका नाम आपको कहीं कहीं बुक में सिहाबुद्दीन उर्फ मोजुद्दीन मोहम्मद गौरी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका नाम है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में उसको मोहम्मद गोरी देखते हैं। ठीक है। कहीं कहीं आपको बुक में मोहम्मद बिन साम मिलेगा, और मोहम्मद बिन साम बेसिकली मोहम्मद गोरी का ही नाम था। इसका एक और नाम है, गौर वंश का मोहम्मद भी इसको बोलते थे। तो इतने सारे इसके नाम हैं। ठीक है। और इसने काम भी बड़ा किया। बेसिकली जो मोहम्मद गोरी था वो 1173 में गजनी के पास एक छोटा सा क्षेत्र
था। गजनी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गजनवी डायनेस्टी का वो सेंटर था जहाँ से महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था। उसी के पास में एक राज्य था जो कि गजनवी डायनेस्टी के अधीन था। बाद में जैसे कि आपको बताया था 1030 में आपके महमूद गजनवी की डेथ हो गई थी। उसके बाद 1173 के आसपास गोरी ने गौर डायनेस्टी की स्थापना की और वो उसका वहाँ का किंग बना और उसने फाइनली भारत पे अटैक किया। और आपको जैसा कि पता है कि उसी के द्वारा हमारे देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट बता रहा था। अब गोरी आक्रमण करता है और आक्रमण की सफलता के पीछे आपको रीज़न पता होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी आपके नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र थे, मतलब आपके जयपुर रायपुर और इधर के जितने भी ऊपर में जितने भी क्षेत्र थे, वो सारे क्षेत्र को गजनवी ने लूटा था। और उसके बाद कई सारे जो क्षेत्र के एरिया थे वहाँ के, वो गजनवी के कंट्रोल में थे। इसलिए बेसिकली गोरी का काम ज़्यादा आसान हो गया। तो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उल्लेख कीजिए या फिर इसका क्या भी बैकग्राउंड था। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे कितने भी वर्ड्स में, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। उन फैक्ट्स को आपको क्वेश्चन में आंसर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला जो फैक्ट है, गोरी ने 1175 में मुल्तान पे अटैक किया, ठीक है, और मुल्तान के जो क्षेत्रीय राजा था उसको जीत लिया और वो क्षेत्र भी जीत लिया। इसके बाद 1178 में, इसमें अब थोड़ा सा डाउट है, किसी बुक में मैंने देखा है उसने मूल राज सेकंड से वो हार गया था, किसी बुक में मैंने देखा है भीम सेकंड से वो हार गया था। अब इसमें से करेक्ट फैक्ट क्या है, इससे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। मूल राज सेकंड वाला मैं फैक्ट बता दूं, मूल राज सेकंड से जिस युद्ध में वो हारा था उसका नाम था आबू पर्वत का युद्ध, जो कि 1178 में लड़ा गया था। एक बुक में मैंने देखा है कि वो गुजरात के पाटन के समीप भीम सेकंड से हारा था। अब ये दोनों एक ही डायनेस्टी के किंग थे, तो ये फैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप क्रॉस वेरीफाई करिएगा, मैं भी करूँगा, और फाइनली जो भी इसका आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पहले मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके बाद 1179 में लाहौर के पास में एक किंग था जिसका नाम था खुसरो शाह नहीं था एक्चुअली, खुसरो मलिक, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। इसका नाम था खुसरो मलिक, ठीक है। तो पहले तो जब लाहौर पे ये अटैक करता था तो खुसरो मलिक जो था वो गोरी को कुछ गिफ्ट दे देता है और वो उसके क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाद में 1186 में वो दोबारा लाहौर पे अटैक करता है और इस खुसरो मलिक को कैप्चर कर लेता है और लाहौर को वो अपना सेंटर बना लेता है या फिर टेम्परेरी राजधानी बना के वहाँ से अपने शासन का संचालन करता है। इसके बाद 1189 में वो अटैक करता है भटिंडा के फोर्ट पे और इस फोर्ट पे वो कब्जा कर लेता है। जैसे कि आपको पता होगा कि उस समय आपका चौहान वंश का शासन था दिल्ली में, और चौहान वंश का बहुत फेमस राजा पृथ्वीराज चौहान था जो कि दिल्ली को कंट्रोल करता था। और जो भटिंडा का किला है वो एक्चुअली में पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आता था। तो जब गोरी ने इस पे अटैक किया 1189 एडी में, तो पृथ्वीराज चौहान ऑब्वियसली नाराज़ हो गया और यही कारण बना 1191 के तराइन युद्ध का, जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इसके आगे के फैक्ट्स मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ थोड़ी देर में क्योंकि जगह नहीं बची है। तो चलिए मोहम्मद गोरी के आगे के अभियानों को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपका जो फेमस वॉर था तराइन फर्स्ट का वॉर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भटिंडे के किले पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से काफ़ी नाराज़ हो गए और उसके बाद वही तत्कालिक कारण बना आपके तराइन फर्स्ट वॉर का, ठीक है। और ये वॉर हुआ आपके 1191 में। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वी तृतीय के नाम से भी जाना जाता था और ये वॉर दिल्ली के आसपास के रीजन में हुआ, तराइन नाम की एक जगह में, इसलिए इसको तराइन फर्स्ट का वॉर बोलते हैं। और इस वॉर में मोहम्मद गोरी डिफीट हो गया, हार गया। तो इस वॉर में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया और अनफॉर्चुनेटली, और ये उनका बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन था, क्योंकि बाद में 1192 में अब दोबारा तराइन सेकेंड वॉर हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को वॉर में हरा दिया और यहाँ से गोरी जीत गया, ठीक है।
इस वॉर के बाद में जैसा कि आपको फैक्ट मतलब फैक्ट तो नहीं कह सकते, बट पृथ्वीराज चौहान से एक संबंधित एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और जिसको पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंदर बरदाई ने लिखा था। उसमें ये था, उसमें जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको भी पता होगा कि गोरी पृथ्वीराज चौहान और चंदर बरदाई को कैद कर लेता है, और उसके बाद फाइनली उसके आंखें निकाल के उसको बोलता है कि शब्द बेदी बाढ़ चढ़ा के दिखाओ, और फाइनली पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी बाढ़ चलाने की जगह गोरी को ही तीर मार देते हैं और गोरी वहाँ पे मर जाता है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी एक्चुअली चंदर बरदाई ने नहीं लिखी थी, उसके किसी खास आदमी ने लिखी थी, बाद में इसे ऐड किया गया था पृथ्वीराज रासो में। लेकिन कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये जो स्टोरी लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो में वो करेक्ट नहीं थी, और उसके आगे के कुछ फैक्ट्स हम लोग को यहाँ देखने में मिलते हैं। जैसे कि 1194 में चंदावर में एक वॉर हुआ जिसमें इसने जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, और जयचंद कोई और नहीं, पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। ठीक है, 1205 में गोरी का आखिरी अभियान माना जाता है आपका। खोखर जाति थी आपके पंजाब के निकट। ठीक है, और उससे गोरी आखिरी में लड़ा हुआ था। 1206 में जब वो वापस गजनी जा रहा था तो सिंध के निकट एक जगह पड़ती जिसका नाम है दमयक, और इसी दमयक नाम की जगह के पास मोहम्मद गोरी मारा जाता है वहाँ के लोकल कबीलों के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। इसके बाद जो भारत में गोरी का राजपाट संभालने वाले कुछ दासों को उन्होंने रखा था। ठीक है, दास क्या होता है, मामलुक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको उनके गुलामों के बारे में बता देता हूँ। पहला गुलाम का नाम था कुबाचा, जो कि गोरी ने इसको अपना सिंध वाला क्षेत्र दिया था। यालदौज जो था उसको गोरी ने अपना गजनी का क्षेत्र दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको उसने लाहौर वाला क्षेत्र दे दिया था। जबकि उसका एक और गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खलजी, और ये इसको कोई क्षेत्र वेत्र नहीं मिला था, लेकिन ये बेसिकली एक्टिव था उत्तर भारत में। बख्तियार खलजी के बारे में एक फैक्ट आप जानते ही होंगे जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसी ने ये वही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और वहाँ के जितने भी ग्रंथ वंथ से सबको जला दिया था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसके नाम से एक शहर बसा जिसका नाम है बख्तियारपुर, आप जानते होंगे, बिहार में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मोहम्मद गोरी के अभियान के बारे में। जितनी आपको फैक्ट मैंने बताया है आप उनको क्वेश्चन में इंक्लूड कीजिएगा, और अगर मन पड़े आपका और पढ़ने की इच्छा हो तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर लिख के जितने भी वर्ड में आपको सूटेबल हो लिखिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको चेक करके तो नहीं लेकिन आपको ये तो बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से फैक्ट्स मिसिंग है, और आप एक बार जमा के खुद देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, और इतना मैं मानता हूँ। तो अगर आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कायदे से पढ़िए, मुझे आंसर अगर लिख के भेजेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है आपका। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आपका एक और क्वेश्चन मेंस में आपसे बन सकता है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का मूल्यांकन कीजिए, या फिर आपसे एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इसी को पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के अभियान में क्या असमानताएं थी। ठीक है, एक तीसरे प्रकार के का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी के साम्राज्य स्थापना के पीछे कारण क्या था। इस टाइप के घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसको आप अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहला चीज़ तो आप देखिए कि मोहम्मद गोरी जो था वो महमूद गजनवी की तरह कुशल सेनापति नहीं था। मतलब ये था लेकिन उतना ज़्यादा कुशल नहीं था जितना महमूद गजनवी था। रीज़न हमको फैक्ट क्या मिलता है कि जैसे कि महमूद गजनवी के कई सारे हम लोग विजय अभियान एक बार लाइन से देखते हैं, लेकिन ये 2 बार ऐसा हुआ कि ये वॉर हार गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला वॉर जो ये हारा था वो मूलराज सेकंड या फिर भीम सेकंड के अगेंस्ट हारा था। अब इन दोनों में से कौन सा फैक्ट करेक्ट है उसको मैं वेरीफाई करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। वो वॉर वो हार गया था। सेकंड वॉर वो पृथ्वीराज चौहान से भी हार गया था। तो ये उतना कुशल सेनापति तो नहीं था, लेकिन था जो भी जितना भी था। लेकिन हाँ, ये एक कुशल राजनीतिज्ञ था और इसने अपने शासन संचालन को काफ़ी विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त किया था जो कि उसके शासन संचालन का काम संभालते थे, जैसे कि इसके ये 4 गुलाम। ठीक है, और बाद में इन्हीं गुलामों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला तो डिफरेंस जो यही हो गया कि ठीक है। दूसरा चीज़, महमूद गजनवी के बारे में जैसे मैंने कि लास्ट क्लास में बताया था कि उसका उद्देश्य केवल लूटपाट करना
और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। उसने कभी भी अपनी रुचि स्थायी शासन देने में नहीं निभाई, जबकि मोहम्मद गोरी ने स्थायी शासन के लिए प्रयास किया हमेशा से, और उसने काफ़ी बड़ा एरिया जो था भारत का वो लगभग अपने कब्जे में ले लिया था, और जो कि एक बहुत ही बड़े एम्पायर की वजह बना। और बाद में इसका एरिया अगर दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया इसने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो उसने हमेशा से स्थायी शासन के लिए कार्य किया, ये डिफरेंस था उन दोनों के बीच में। इसके अलावा मोहम्मद गोरी के कुछ अच्छे भी काम थे, अच्छे तो नहीं कह सकते, बट एक अच्छा काम तो उसका ये था कि इसके साथ एक सूफी संत भारत आए थे जिनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मेरे ख्याल से आज 2.5 दिन का जो झोपड़ा था जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसकी हाँ 2.5 दिन का झोपड़ा, सॉरी, वो तो ऐबक ने बनाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है आपके अजमेर शरीफ जिसको बोलते हैं, वो इल्तुतमिश ने बनाया था, वो इन्हीं के नाम पे था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे। ठीक है, इसने एक सिक्का चलाया जिसमें एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर लक्ष्मी का अंकन था। तो ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र में दिखेगा कि लक्ष्मी की आकृति वाले अंकन वाले सिक्के किसने चलाए थे, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए मेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं कि तुर्कों की विजय का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आप अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से देख लीजिएगा कि इसको कितने वर्ड्स में लिखा जा सकता है। मैं आपको बेसिक फैक्ट्स इसके रिलेटेड बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो है आपके साम्राज्य की स्थापना हुई। जैसा कि आपको पता होगा कि हर्षवर्धन के बाद, जो कि अंतिम भारत का सम्राट माना जाता है, उसके बाद जितने भी आपके राजवंश हमको दिखाई देते हैं, उसने किसी भी बड़े एरिया पे कैप्चर नहीं किया था। दूसरी चीज़, उसने भारत पे ऐसा शासन नहीं बनाया था कि जो कि सभी लोगों के लिए एक रूप हो। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद जैसे कि आपको पता हो कि भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ जो कि आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, लेकिन तुर्कों के आगमन के बाद भारत में एक स्थायी सत्ता का जन्म होता है। ठीक है, तो एक नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में तुर्कों की विजय के बाद। ठीक है, सेकंड है जो सामंतवादी शासन था उसका अंत हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इन राजवंशों के अधीन में जो सामंत होते थे वो राजा से अधिक शक्तिशाली हो गए थे। बेसिकली जो राजा होता था वो नाम मात्र का राजा होने लगा था। जो मेन आपका शासन संचालन का काम था वो सामंत ही चलाते थे। ठीक है, फ्यूडल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म जो था उसको कम्प्लीटली इसने ख़त्म किया और एक निरंकुश शासन की स्थापना की, क्योंकि तुर्कों के आगमन के बाद जो सत्ता का केंद्र था वो सेंट्रलाइज हो गया, मतलब केंद्रीकृत हो गया, और सेंट्रलाइज शासन के कारण शासन में एक रूपता आई और ये इससे निरंकुश शासन व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, तीसरा है अर्थव्यवस्था का उदय। ठीक है, तुर्कों ने यहाँ आने के बाद प्रॉपर सिक्के भी अपने चलवाए और विभिन्न प्रकार के टैक्स वगैरह लेना भी चालू किया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जितने भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होने के बाद में शासन जो था वो आसानी से चलने लगा और जो बार्टर सिस्टम था लगभग ख़त्म हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय की प्रणाली, ज़्यादातर व्यापार अब सिक्कों में होने लगा और बहुत ही अच्छा इनका स्टेप था और एक नवीनतम अर्थव्यवस्था का इससे उदय हुआ। नेक्स्ट आप देखोगे कि ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही है, सेना के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, पुराने समय के जितने भी राजा महाराजा लोग अपनी सेना रखते थे और जो तुर्क लोग जिस तरीके से अटैक करते थे उसमें काफ़ी डिफरेंस था। इवन जब तुर्क के बाद मुगल्स भारत में आए तो बाबर ने तो अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है, बाबरनामा पुस्तक में, कि भारत के लोग मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जब तुर्क शासन भारत में आया तो उसने अपने सेना के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन किया। अब ऐसा नहीं है कि कोई मरियल घोड़े को ला के उसमें बैठ के चला जाएगा लड़ाई करने। ठीक है, प्रॉपर सेना की भर्ती होने लगी और उसके बाद प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक घोड़े भी रखने की प्रथा चालू हुई और सेना के स्वरूप में बहुत ज़्यादा और एडवांस परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जब वो सत्ता में आता है तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं हम लोग उसके समय में पढ़ेंगे।
फ़िलहाल तो इतना ही जान लो कि सेना के स्वरूप में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ, और इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक भाषा में परिवर्तन। तुर्कों के आगमन के बाद जो उनकी भाषा थी, प्रशासनिक भाषा, वो फारसी हो गई, जिसके कारण प्रशासन में एक रूपता आई। ठीक है, जाति व्यवस्था का लगभग समाप्ति हो गया। अब मैं पूरी तरीके से समाप्त होने के फैक्ट को नहीं बोल रहा, लगभग समाप्त हो गया था। रीज़न उसका ये था कि जो लोग वर्ण व्यवस्था से परेशान हो गए थे, वो सारे लोग नवीन जो सुल्तान आने लगे उनके वफादार बन गए, क्योंकि यहाँ पे जातिवादी का कोई मतलब नहीं, और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अधिकतर लोगों ने, पूरे लोगों ने तो नहीं, अधिकतर लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिया। जो लोग भी अपने इसको समाज में उतना उपयोगी नहीं मानते थे, वो सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया और फाइनली सुल्तान के वफादार बन गए, तो जिससे जाति व्यवस्था में गहरा आघात पहुंचा। इसके बाद तुर्क लोगों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी लाए, जिससे नवीन नगरों का निर्माण हुआ। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी और उसके इनोवेशन के चलते ही कई सारे इतिहासकारों ने तुर्कों के शासन को शहरी या नगरी क्रांति भी कहा है। ठीक है, और ये सारे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनको मैंने ऐसे पॉइंट के फॉर्म में बताया है। आप इनको लिख भी सकते हैं अच्छे से। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ लिख के भेजिए, मैं तो बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो ये इतना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मैं आपको दिल्ली सल्तनत डायरेक्ट एबक से पढ़ाना चालू करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में व्यू लाने होंगे, और व्यू लाने का एक ही मात्र तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे CGPSC, ACF, मंडी निरीक्षक, ये सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मैं आपको दिन में 2 वीडियो दूँ, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ें ना पढ़ें, इससे आप ही को नुकसान या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।